सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने आपको इंडियन इकॉनमी से स्टार्ट किया था और इंडियन इकॉनमी में हम लोग डिफ्लेशन को पढ़े थे और डिफ्लेशन के बाद आज भी हम लोग दो टर्मोलॉजी और पढ़ेंगे, वो होगा डिसइन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग ऐसा पढ़ाई करें कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग रटने वाला पढ़ाई नहीं करेंगे कि रट के एग्जाम में देने चले गए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे, किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, कितना भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे, आप किसी में फंसो नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कभी भी फंसोगे नहीं। ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्दावली है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा जो पूजा मैम ने लिया था, मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आज डिफ्लेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज दो टर्म को हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से। चलिए, तो आज जो दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, एक है हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिसइन्फ्लेशन। ये सब शब्द बहुत परेशान करता है लोगों को कि डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, किसमें क्या क्या अंतर होगा। तो जब आप सारा टर्मोलॉजी बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो अंतर भी आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लोगे। समानता क्या होगा वो भी आप बहुत अच्छे से बता दोगे। तो कोई भी स्टेटमेंट आए, अब कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, चार स्टेटमेंट दे दिया, मान लीजिए एक स्टेटमेंट इन्फ्लेशन का है, एक स्टेटमेंट डिसइन्फ्लेशन का, एक स्टेटमेंट डिफ्लेशन का, एक का रिफ्लेशन का, तो आप चार्ट पाओ। वो चार्ट आप तभी पाओगे अच्छे से जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, आपको स्पष्ट पता होगा। जैसे कोई टर्म आएगा डिफ्लेशन, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, डिफ्लेशन बताइए होता है, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, जो भी टर्म है तुरंत क्लिक करना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। चलिए, तो डिसइन्फ्लेशन हम लोग एक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेशन। इस दो टर्म को आज हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं, फिर आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे रिफ्लेशन क्या होता है। चलिए देखिए, हमारे नेतागण जो हैं वो ऐसे भी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और डिसइन्फ्लेशन एक बड़ा हथियार है जो वो बेवकूफ़ बनाते हैं। देखना, आप नेता का भाषण सुनना कभी, वो बोलेंगे कि मैं सरकार में आया और मैंने महंगाई को छूमंतर कर दिया, महंगाई मेरे सरकार में गायब हो गया। दरअसल महंगाई खत्म नहीं होता है, गायब नहीं होता, कम नहीं होता है, महंगाई बढ़ता है। वो दरअसल डिसइन्फ्लेशन का बात करते हैं क्योंकि टेक्निकल वर्ड वो बोलेंगे नहीं। और इंडिया में जो जनता है, भोले वाले जनता, बहुत कम ही लोग हैं जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छा खासा पता है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो नेता लोग क्या करते हैं, टर्मोलॉजी का नाम नहीं लेते और बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। कैसे नेता लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आप जब समझिएगा तो आपको ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए, डिसइन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन का ही एक रूप है। जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति जो होता है, उसी का एक रूप है डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन फिर अंतर क्या होता है, अंतर कुछ होता है, उसको हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको। कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि नेता लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने महंगाई ख़त्म कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि अभी मोदी जी का कोई भाषण आया, मोदी जी बोले कि मैंने महंगाई को गायब कर दिया, पिछली सरकार में बहुत महंगाई था, मेरी सरकार आई और मैंने महंगाई को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जो रामलाल बैठा हुआ है, जो मजदूर है या जो रिक्शे वाले हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बैठ के टीवी देख रहे हैं और वह बोले कि अरे मोदी जी बोले कि महंगाई क्या हो गया, छू मंतर हो गया, खत्म हो गया। वो अपनी वाइफ को बोले, प्रभावती को बोले जल्दी जल्दी झोला लाओ, झोला लाओ। तो उनकी वाइफ बोली क्यों झोला, क्यों? बोले कि अरे महंगाई खत्म हो गई, अभी मोदी जी भाषण दिए, जाते दुकान से ढेर सारा सामान लेके आ जाते हैं, नहीं तो फिर हो सकता कल को महंगाई बढ़ जाए। तो बोले हाँ हाँ जाइए जाइए लेके आइए सामान। अब रामलाल गया दुकान सामान लेने, पूछा चावल कैसे, दाल कैसे। अब वो क्या, लास्ट टाइम वो जब दुकान गया था और अभी का जो रेट बता रहा है, दोनों के रेट में अंतर ये है कि अभी का रेट ज़्यादा है पिछले बार के तुलना में। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछली बार जब वो गया था तो चावल मान लो 40 रुपये के जी दे रहा था, इस बार जब वो गया तो चावल बोला कि नहीं 42 रुपये के जी। अब रामलाल यहाँ कंफ्यूज है, रामलाल को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मोदी जी बोले कि महंगाई खत्म हो गया और दुकान वाला बोल रहा है, दुकान वाला रेट बढ़ा के बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर दुकान वाला झूठ बोल रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो देखिए दरअसल क्या होता है, वो डिसइन्फ्लेशन का कंडीशन होता है। अब समझिएगा इस डिसइन्फ्लेशन को क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसइन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन का ही एक
एक पार्ट है। इन्फ्लेशन यहां होता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट घटता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, डिसइन्फ्लेशन हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं जब मार्केट में आपको इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो दिखेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट होता है, मुद्रास्फीति जो दर होता है, वो घटता है। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको डिसइन्फ्लेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। कभी भी डिसइन्फ्लेशन में फंसोगे नहीं आप। समझिएगा एक चीज, मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लीजिए ये पेन है। अब ये पेन जो है, एक पेन को हम लोग बस एक वस्तु को लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं, है ना। कुछ हम लोग ईयर लिखते हैं, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022, है ना, या इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब देखिए, मान लेते हैं ये जो पेन है, ये पेन का दाम 2019 में 100 रुपया था, है ना। यहां पे ये क्या हो गया, ईयर हो गया। यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्राइस लिख रहे हैं, ठीक है। 2019 में इस पेन का दाम कितना था, 100 रुपया था। कल को क्या हुआ, एक साल के बाद इन्फ्लेशन रेट जो इस पेन पे है वो मान लो कि 5%, मान लो 5% के हिसाब से ये इंक्रीज किया, इन्फ्लेशन हुआ, मतलब 5% दाम इसका क्या हुआ, बढ़ा। तो अब बताइए 2019 में जो पेन का दाम 100 रुपया था, वो पेन का दाम 2020 में कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। समझिएगा बात को, 105 रुपया हो जाएगा। अगला साल 2021 में फिर से ये 5% क्या हुआ, बढ़ा। अब जब फिर से ये 5% बढ़ा, इसका दाम 2021 में लगभग, मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट में, मुझे मेरा मैथ्स उतना अच्छा है नहीं, हम लोग 110 मान के चलते हैं, 110 रुपया, है ना। 110 से थोड़ा सा ज्यादा ही, है ना, उसी के आसपास होगा, हम लोग 110 मान के चलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, आपने क्या देखा कि 2019 से 2020 में ये पेन का दाम 5% बढ़ा, 2020 से 2021 में इस पेन का दाम 5% बढ़ा, लेकिन 2021 के बाद जब 2022 आया, इसमें इस पेन का दाम मान लेते हैं 2% के हिसाब से बढ़ा। समझिएगा कितना, 2%, और 2% के हिसाब से बढ़ा तो लगभग 112 रुपये हम लोग मान के, बस राउंड फिगर ऐसे ही समझते हैं हम लोग, है ना, हिसाब नहीं निकाल रहे, तो 112 मान के चलिए। अब देखिए आपने क्या देखा कि प्राइस लगातार क्या हो रहा है, प्राइस लगातार बढ़ रहा है, घटा क्या, प्राइस बढ़ने का दर, प्राइस बढ़ने का रेट घटा। मतलब पिछला 2 साल से ये 5% के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ये 2% के हिसाब से बढ़ा। मतलब इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जिसमें इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन इन्फ्लेशन रेट घटता है। याद रखिएगा, वस्तु का दाम नहीं घटता है, वस्तु का दाम तो बढ़ता है, लेकिन वस्तु का दाम बढ़ने का जो दर होता है वो घटता है, उसी को डिसइन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो यहां पे मोदी जी भी सही है और वो दुकानदार भी सही है, क्योंकि मोदी जी दरअसल डिसइन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला कि मैंने महंगाई कम कर दिया, महंगाई दरअसल कम नहीं हुआ, वो क्या हो गया, महंगाई का परसेंटेज, मतलब बढ़ने का जो दर 5% के हिसाब से जो बढ़ रहा था, लगभग 115 के रेट यहां होना चाहिए था, लेकिन वो अब 112 है। लेकिन पिछले साल की तुलना में तो ये तो बढ़ा, इसलिए रामलाल जब चावल लेने गया तो पिछले साल उसको 40 रुपया बोला गया था, उसके बाद इस बार वो 42 रुपया में ले रहा है। तो ये डिसइन्फ्लेशन का, तो आप बस एक चीज दिमाग में रखिए, कभी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आए कि ऐसा कंडीशन आ जाए कि इन्फ्लेशन हो लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिसइन्फ्लेशन। ये समझ में आ गया है ना, कि प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लेकिन प्राइस बढ़ने का दर क्या हो रहा है, घट रहा है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो कितना आसान है इकोनॉमी, बहुत आसान है ना। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, और अपने रोजमर्रा जिंदगी से इसको आप जोड़िएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो चलिए, एक हो गया डिसइन्फ्लेशन, एक टर्म होता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, ये रिफ्लेशन क्या होता है, इजी है। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है, डिफ्लेशन आपने पढ़ा है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु और सेवा का
मूल्य में वृद्धि होता है कि घटता है? तो वृद्धि होता है, मतलब वो बढ़ता है। इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन में क्या होता है? घटता है। ये आपने पढ़ा है, इन्फ्लेशन भी आपने पूजा में पढ़ाई है, डिफ्लेशन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? वस्तु और सेवा का दाम क्या होता है? बढ़ता है। डिफ्लेशन में उसका उल्टा हो जाता है, दाम क्या होता है? घटता है। अब देखिएगा, किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है कि डिफ्लेशन अच्छा है? तो देखिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर किसी से भी, कोई अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे कि अगर आपको एक चुनना हो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहे कि डिफ्लेशन, तो किसको आप चुनिएगा? तो मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन रहना अच्छा है एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि डिफ्लेशन बहुत ज्यादा होना मंदी का संकेत देता है और धीरे धीरे वो मंदी की तरफ क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो कि हमारा अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। और इकोनॉमिक कंडीशन जब किसी भी कंट्री का खराब हो जाएगा तो समझ में आ रहा है, अर्थव्यवस्था अगर डगमगा जाएगा तो सारा चीज क्या होगा? डगमगा जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही आपका सोशल कंडीशन भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन से आपका पॉलिटिकल कंडीशन भी जुड़ा हुआ है। इस तमाम कंडीशन आपका कहीं ना कहीं कहां से जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए तो आप समझिए क्या होता है जब डिफ्लेशन का स्थिति होता है, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है? डिमांड नहीं हो रहा है ना, या सप्लाई ज्यादा है, मैंने आपको बताया था, या मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सैलरी कम हो गया लोगों का, है ना, तो उस कंडीशन में आपको डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। तो अब सरकार चाहता है कि डिफ्लेशन बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे, इसको उठाने का प्रयास करें। तो आप समझिएगा, जब लगातार वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होता है? घटता है, डिक्लाइन होता है, और जिस पॉइंट से वस्तु और सेवा का दाम फिर से वृद्धि होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग बोलेंगे रीफ्लेशन, मतलब फिर से इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन नाम पे जाओ, मतलब फिर से इन्फ्लेशन। अभी तक तो डिफ्लेशन चल रहा था, वस्तु सेवा का दाम क्या हो रहा था? घट रहा था, लेकिन यहां से क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे कि अब अर्थव्यवस्था में क्या होने लगा? रिफ्लेशन होने लगा। मतलब अब यह अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रिफ्लेशन, मतलब फिर से इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया। यही रिफ्लेशन। कितना आसान है। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो अब पूछेगा कि रिफ्लेशन का क्या कारण हो सकता है? बस बता दो, रिफ्लेशन क्या कारण हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट था इसलिए डिफ्लेशन था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लोगों का सैलरी बढ़ जाए, वहां पे आपको रिफ्लेशन फिर से दिखेगा, है ना। डिमांड बढ़ जाए, डिमांड किस कारण से बढ़ेगा? सैलरी बढ़ने से, ये है ना। लोन सस्ते दरों पर मिलने लगे, है ना, ऋण जो है वो सस्ते दरों पर, सस्ता इंटरेस्ट रेट पे मिलने लगे, तो वहां पे भी क्या होगा? लोग डिमांड करेंगे, तो इससे रिफ्लेशन होगा। तो ये दो टर्मोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।